गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न अपने पिछली क्लास तक किए थे। कल जो हम लास्ट में कुछ एडवांस क्वेश्चन कर रहे थे, उसी तरह के सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़े और क्वेश्चन अपने पास में हैं जो थोड़े से लीक से हटकर पूछे हुए हैं। जैसे आरपीएफ के 2019 वाले पेपर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा सा हटके था। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, उस चीज को एक बार हम देख लें यहां पर। तो देखिए, इसमें ये कहा था कि ए से एफ जो 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनमें से 3 का मुंह तो है उत्तर की ओर और 3 का मुंह है दक्षिण की ओर। यानी एक ही पंक्ति है जिसमें कुछ लोग 6 लोग बैठे हैं, मगर कुछ का फेस तो है 3 लोगों का उत्तर की ओर और बचे हुए जो 3 हैं उनका मुंह है दक्षिण की ओर। अब यहां पर जब आपसे इसमें ये कहा गया कि ए ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो देखो इस चीज को थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको बता दूं। पहली लाइन में जब ये कहा कि ए ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो देखो यहां पर एक चीज तो ये क्लियर कर लो आप कि ए की जो स्थिति है ना, वो ई के बाएं तो आप बनाओगे, मगर ई का फेस कहां है ये नहीं बताया। आप कहोगे सर ये कह रखा ना उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, ये कहा है ए के लिए कि ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कहां मुंह करके बैठा है, उत्तर की ओर। ई का फेस कहां है ये जब तक पता नहीं होगा बायां चलेंगे कैसे, क्योंकि अगर ई का फेस उत्तर की ओर हो तो बायां चलेंगे ऐसे, और ई का फेस अगर दक्षिण में हो तो बायां चलेंगे इस तरफ। तो ई का फेस कहां है ये अभी तक पता नहीं, तो पहले कुछ लाइनों को आगे पढ़ेंगे हम। वैसे हमारी पहली चॉइस होती थी किसी व्यक्ति के दाएं व बाएं जो इंडिकेशन वाली लाइनें हैं उन्हें सबसे पहले बनाना, मगर यहां पर क्योंकि फेसिंग क्लियर नहीं है तो ये दो तरह की स्थिति बनाता है यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आगे कंफर्म करने के लिए अब आगे की जो शर्तें हैं उन्हें हम देखेंगे यहां पर, और उसमें दिशाएं बताने की जो शर्त है वो आपके पास 5th नंबर पे है। 5th नंबर पे कहता है बी ए और एफ का मुंह ए की दिशा की ओर है, और ए का मुंह आपको पहली लाइन में पता लग चुका है उत्तर की ओर है। तो अगर ए का मुंह उत्तर की ओर है तो इन तीनों का मुंह उत्तर की ओर हुआ, क्योंकि तीनों का मुंह ए की दिशा की ओर है, ऐसा ये प्रश्न में कहता है। और अगर इन तीनों का मुंह अगर उत्तर की ओर है तो फिर ये कंफर्म है कि बचा हुआ जो आपके पास ई है, डी है और सी है, इनके फेस किधर की तरफ होंगे, दक्षिण की तरफ। तो ई का फेस दक्षिण में है ये हमें पता लगा, मगर ये जो लास्ट लाइन 5th नंबर की थी इसमें जाके पता लगा कि इन तीन का मुंह अगर उत्तर की ओर है तो इन तीन का मुंह कहां पे होगा, दक्षिण की ओर। अब जैसे आपको ये पता लग चुका कि किसका मुंह उत्तर और किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो अब प्रश्न को हल करते हैं। देखो इन तीनों का मुंह तो उत्तर की ओर है, ये आपको पता लगा। बचे हुए तीनों का मुंह सी, डी और ई का मुंह दक्षिण की ओर है। अब ई के बाएं तीसरे चलना था, ई का मुंह आपको पता लग चुका है कि दक्षिण की ओर है, तो फिर ई के बाएं आप चलेंगे इस तरह से, और ई के बाईं ओर तीसरे नंबर पे आप चलेंगे तो 1, 2 और 3 नंबर पे आप किसको बिठा देंगे, ए को। ठीक है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए है जिसका मुंह कहां पे है, उत्तर की ओर है। डी और सी पड़ोसी हैं जिनके मुंह ए की दिशा में होंगे। तो डी और सी अगर पड़ोसी हैं और ए की दिशा की ओर मुंह है तो वैसे भी उनकी दिशा तो हमें पता है। अब ये डी सी कहाँ होंगे, तो ये डी सी आपके इस जगह पर होंगे जहां तक है, या फिर बचे हुए कितने बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, तो फिर बचे हुए उस दो में यहाँ पर भी सी डी हो सकता है। तो हम इसको आगे और पढ़ लेते हैं, जिसमें कहता है ए और ई में से कोई भी पंक्ति के किसी भी अंतिम सिरों पर नहीं है। ये लाइन पढ़ते ही क्लियर होगा कि अगर ये ए और ई अंतिम सिरों पर नहीं है तो अंतिम सिरों पे तभी नहीं होंगे जब इनके बगल में ऐसे एक एक व्यक्ति बैठा हो। जैसे ये 6 व्यक्तियों के रफ स्थान हुए तो अब ये कंफर्म है कि सी और डी मध्य में ही लगातार बैठ सकते हैं, जो पड़ोसी होने वाली बात थी। सी और डी पड़ोसी हैं, वो कंफर्म यहीं पर बैठेंगे, मगर सी कहां बैठे डी कहां बैठे, मतलब ये ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। ये कैसे बैठे हैं, इसके लिए हमारे पास शर्त है यहां पर कि बी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। अब कंफर्म हो जाएगा
अगर सी के बाईं ओर है और सी का फेस हम जानते हैं ऐसे है दक्षिण की ओर, तो अगर सी को यहां रखते हो तो सी के बाएं दूसरे नंबर पे आप बी को रख ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि सी और डी आएंगे इस तरीके से। तो इनको इस तरीके से मैं यहां पर बना देता हूं कि सी को मैं यहां पर, तो सी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन हो गया, बी, और ये डी का पड़ोसी है सी का, ये बन गया। फेस इनके दोनों के दक्षिण की ओर है, बी का उत्तर की ओर है, ये शुरुआत में डिसाइड हो चुका हमारे। बचा हुआ व्यक्ति जो एफ है वो या इस बची हुई सीट पर होगा ही होगा, जिसका फेस भी कहां पे है, उत्तर की ओर है। इस तरह से आपका ये अरेंजमेंट बनेगा। अब इस अरेंजमेंट बनने के बाद में इस पर जो प्रश्न है उस पर आ जाते हैं अपन। चलो, तो इसमें जो प्रश्न हमारे पास में है, प्रश्न इसमें है बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आप अरेंजमेंट को देखिए और जवाब दीजिए कि कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। सी का मुंह दक्षिण दिशा में है, क्या ये गलत है क्या, नहीं, सही है। तो ई और एफ पड़ोसी हैं, बिल्कुल सही बात है कि ई और जो एफ हैं ये पड़ोसी हैं। इसके बाद में है ई और एफ दोनों पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हुए हैं, यही इसके अंदर गलत है बस। ई और एफ पंक्ति के अंतिम सिरों पर नहीं है, एफ और बी अंतिम सिरों पे हैं, तो इसके अंदर जो 3 नंबर है यही कथन गलत है। तो यहां उत्तर विकल्प आप लगाएंगे 3 वाला इसमें। इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में आपके पास में पूछा गया था बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है। तो विकल्प विषम है तो विषम विकल्प में डी सी ई एफ है, डी ई सी तीनों का मुंह दक्षिण था, मगर एफ इसमें विषम हो गया क्योंकि इसका मुंह कहां पे है, उत्तर की ओर है। तो आपका ये इसके अंदर अलग हो जाएगा। डी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये है डी, इसका दायां चलेंगे तो दायां इधर की ओर होगा और दूसरे नंबर पे कौन होगा, एफ होगा। यह आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, एक सिंगल पंक्ति जिसमें कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर देखते हुए हैं और कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर देखते हुए हैं। एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर, आईएएस के 2018 वाले पेपर में आया था। 6 अधिकारी हैं जिनके जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उन खंड की योजना जो है वो इस प्रकार है, यानी इस तरह से व्यवस्थित है उनके ऑफिस कि बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में गलियारे के दाईं ओर है। देखो क्या होता है, कई बार हम जब किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां पर गलियारे के लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों साइड पर ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, कि कोई गलियारा है, उस गलियारे में हम गए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऑफिस है और राइट हैंड साइड पर भी ऑफिसेज हैं। इस तरीके से गलियारे में जाने के बाद में ऑफिसेज की स्थिति हमें बताई गई है और गलियारे की स्थिति को एक इमेज के द्वारा भी मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। इसके अंदर ये है गलियारे की इमेज की स्थिति। इस इमेज के साथ ही अगर इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करा दूं, अगर चलो अब इसमें प्रश्न को पढ़ते चलते हैं। इसके अंदर बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में गलियारे के दाईं तरफ हैं। कोई व्यक्ति इस तरह से गलियारे में गया, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे ऑफिसेज हैं। गलियारे में जाने के बाद में बी और सी दोनों के कार्यालय जो है इस कार्यालय खंड में गलियारे के दाईं ओर है, यानी कि ये जो साइड वाले ऑफिस हैं ये हैं बी और सी के, इस साइड पर बी और सी के ऑफिस दाईं तरफ है। अब उसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चीज हमें भरनी होगी। और ए का कार्यालय गलियारे के बाईं ओर है, तो ए का जो कार्यालय है वो इन तीनों चारों में से कोई एक होगा। ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं, यानी कि अगर ई इधर होता है तो एफ इधर होगा, और यदि ई इधर हो तो एफ अपोजिट साइड पर इस तरह से होगा। ठीक है ना, विपरीत पार्श्वों पर है, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं होंगे। जस्ट आमने सामने के ऑफिस नहीं होंगे कि सेकंड नंबर से सेकंड नंबर जस्ट आमने सामने हो, ऐसा नहीं होगा ई और एफ के लिए।
सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, सी और डी के कार्यालय आमने सामने, तो इससे क्लियर हो गया कि सी अगर दाईं तरफ बताया गया था हमें, तो डी इसके अंदर होगा इधर की तरफ। ए और डी बाएं हैं, ये कंफर्म है, दाईं तरफ बी और सी हैं, ये कंफर्म है, मगर ई और एफ आमने सामने तो हैं, मगर कौन दायां है कौन बायां है ये अभी तक क्लियर नहीं है। आगे ये कहता है ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है। देखो आपके पास में तीन तीन जगह है, तीन जगह मैं बना देता हूं, 1 2 3 ऑफिस, ऐसी 1 2 और 3 ऑफिस यहां पर आपके, या एक नंबर सही तरीके से देता हूं इसके अंदर, ये एक नंबर इसको दिया था, तो यहां पर भी एक नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब उसने जब हमसे कहा कि ई का कार्यालय किनारे पे नहीं है, तो ई का कार्यालय जहां पर भी होगा वो मिडिल में होगा। अब दोनों में से ई का कार्यालय कहां पे हो, तो जब ये पढ़ेंगे कि एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे है, तो देखो ए वाली साइड पर ही आगे एफ है, तो ए वाली साइड पर अगर एफ आएगा तो फिर ई कौन सी साइड पे आएगा, बी और सी की साइड पर। कंफर्म है ना ये चीज कि अगर ए वाली साइड में ए के आगे एफ है, तो एफ के अपोजिट साइड पर कौन होगा, ई। तो ये स्थिति कंफर्म है कि यहां बाईं तरफ के 3 ये हैं और दाईं तरफ के 3 ये हैं। ई कार्यालय में सेकंड नंबर पे होगा, क्योंकि पंक्ति में किनारों पर इसका ऑफिस नहीं है, तो 1 और 3 पर तो ई होगा नहीं, तो मिडिल में हमने इसको रख दिया सेकंड नंबर पे। अब ई जहां पे रखा है उसके जस्ट सामने एफ नहीं रख सकते, ऐसा उसने हमें यहां पे कहा था। अब अगर एफ अगर सामने नहीं है तो फर्स्ट नंबर पे भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एफ का कार्यालय तो गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे है, तो आपको सबसे आगे तो एफ को रख ही नहीं पाएंगे। सेकंड नंबर पे ई के जस्ट सामने नहीं रख सकते, तो एफ की जगह कहां पे सुनिश्चित हो गई, 3 नंबर। अब आपके पास एक लाइन ये भी थी कि सी और डी के कार्यालय आमने सामने होंगे। अब दोनों आमने सामने कब हो सकते हैं सी और डी के कार्यालय, जबकि आप एक पर और इधर एक पर रखेंगे, तभी सी और डी के कार्यालय आमने सामने होंगे। क्योंकि अगर आप यहां डी रखते हैं तो सामने ई हो जाएगा, यहां एफ है यहां पर सामने एफ, इस तरीके से आपका बना है। अब यदि इसमें हम क्वेश्चंस को भी अगर गौर कर लें, इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन थे, तो ये हमारे इसके अंदर कार्यालय की स्थिति बनी है डी ए एफ, और इधर हमारी बनी थी बी ई सी। प्रश्नों पे अगर गौर करें तो प्रश्न अगले पेज पर इसके हमें दिखाई देते हैं इस जगह पर। प्रश्न है, यदि ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है तो उसके बाईं ओर किसका कार्यालय होगा। ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके, यानी कि कुल मिला के ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है, तो उसके बाईं ओर किसका कार्यालय, ई के बाईं ओर हमें बताना है। तो जहां पर ई है उसके बाईं तरफ जो है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो सी है वही इसके बाईं तरफ होगा, क्योंकि हमने गलियारे में कैसे बनाया था इनको, इस तरह से फेस करते हुए, ये बीच में गलियारा और इस तरह से, तो ई के बाईं तरफ कौन हो गया, सी हो गया। एफ का या एफ के निकटतम पड़ोसी कौन से हैं, तो एफ का पड़ोसी केवल एक ही, और वो कौन है, ए है, केवल ए। चलो सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी ये उटपटांग क्वेश्चंस थे हमारे पास में, जो आईएएस 18 में या रेलवे के पेपर में या फिर बैंक वगैरह में, तो इस तरह के क्वेश्चन आना बड़ी मामूली बात है। इस तरह के क्वेश्चनों को हमने आज थोड़ा सा देखा। अब हमारा जो अगला टर्न होगा ये होगा आपका चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है वो पिछले दोनों चैप्टरों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पिछले दोनों जो चैप्टर थे आपके वो अरेंजमेंट बेस्ड थे आपके, जबकि अब आपके कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से ही कोड करते हुए और पूछे जाते हैं। इसका जो सबसे मुख्य प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग के नाम से, जो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलता है वो होता है इस तरह का, कि जब किसी सांकेतिक भाषा में किसी वर्ड को किसी दूसरे कोड अक्षरों के रूप में लिखा जाता है और फिर हमें उसी शब्द को देखते हुए किसी अन्य शब्द का भी कोड हमें पहचानना होता है। तो ये जब यहां पर कोडिंग डिकोडिंग की जाती है तो हमेशा ही मुख्य रूप से हमेशा एक काम किया जाता है, अक्षरों के आगे या पीछे के अक्षर एक क्रम में कोड के रूप में लिखे जाते हैं। जब आप किसी अक्षरों से कोड के रूप में
कुछ आगे या पीछे के अक्षर लिखते हैं तो इनका डिफरेंस आप कितना जल्दी कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है आपके प्रश्न का उत्तर कब निकलेगा। जैसे आप डिफरेंस टी से जे का डिफरेंस 6 का होता है, आप तुरंत बताएं। एल से टी का डिफरेंस 8 का होता है, तुरंत बताएं आप। अगर पी से वी पे जाना है तो आप डिफरेंस तुरंत बताएं, 6 का है। अब ये डिफरेंस तुरंत का आप कैसे बता सकते हैं जब आपको इनके नंबर याद हो। आपको इंग्लिश अल्फाबेट में ये जितने भी लेटर हैं इनके नंबर याद होने चाहिए। अगर नंबर याद है तो कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर ही नहीं, सीरीज चैप्टर, वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता, वर्गीकरण, ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जिनके प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। या फिर आप ये कहें रीजनिंग में जहां भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर का यूज करके कोई भी क्वेश्चन बनता हो तो वो क्वेश्चन आपके हल होता है लेटर के नंबर याद होने से। जब आप लेटर से लेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो जितना जल्दी आप डिफरेंस निकालते हैं उससे आपके प्रश्नों का उत्तर हल होता है। यहां पर वर्णमाला को, अल्फाबेट को बहुत स्पेसिफाई तरीके से यहां टेबल के रूप में दिखाया हुआ है। ये टेबल में आपको अक्षरों के नंबर भी दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ, साथ ही साथ अक्षर का जो विलोम अक्षर है वो भी आपको इस टेबल में जस्ट ऊपर नीचे के रूप में आपको दिखाई देता है, क्योंकि आपको अक्षर के विलोम अक्षर और अक्षर के नंबर ये आपको याद होने चाहिए। दूसरा, 26 अक्षरों की जो वर्णमाला होती है उसमें शुरू के 13 अक्षर जिनको प्रथम अर्धांश कहा जाता है उसको ऐसे शो किया हुआ है ए से एम, और द्वितीय अर्धांश आपके होता है एन से लेकर के जेड तक, उसे भी यहां पर शो किया हुआ है। तो यहां जो एक टेबल बनी हुई है उस टेबल के अंदर 3 चीजों को शो किया गया है, वर्णमाला के दोनों अर्धांश को, वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके सीक्वेंस जो नंबर है, और उस अक्षर का कौन सा विलोम है वो यहां बताया गया। क्योंकि ये चीजें आपको पता होना जरूरी है, कम से कम 2 चीज। किसी भी अक्षर के साथ उसका नंबर आपको दिखना चाहिए कि पी का 16 होता है, वी का 22 होता है, जे का 10 होता है, आई का 9 होता है, तुरंत याद हो आपको। और दूसरी चीज आपको ये याद होनी चाहिए कि अक्षर का विलोम कौन है, कि आई का विलोम आर होता है, पी का विलोम के होता है, एल का विलोम ओ होता है, ई का विलोम वी होता है। आपको तुरंत याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद होते हैं तो रीजनिंग के केवल एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग नहीं, आपको रीजनिंग के 5 चैप्टर के अंदर इस तरह से कमांड होगा कि क्वेश्चन आप कम समय पर और सटीक आंसर आप इसका दे पाएंगे आप। तो यहां पर इन सभी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले ये जो अक्षर हैं ये हमें देखते ही याद हो इस तरीके से इनको हम पढ़ेंगे। तो अक्षर की जो बनावट होती है उस आधार पे आपको मुख्य मुख्य जो अक्षर हैं सबसे पहले तो वो मैं आपको बताता हूं। उसमें सबसे पहले अक्षर मैं आपको दिखाता हूं एच का नंबर याद कैसे करना है। तो एच का जो नंबर आपको याद करना है वो याद करना है 8। कैसे याद होगा एच का 8? एच में ऊपर और नीचे के जो खुले भाग हैं इनको आप बंद कर दें, तो ऊपर व नीचे के खुले भाग को बंद करने पर एच जो है अपने आप ही अपने नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में। इसी प्रकार से 8 के बाद होता है 18, क्योंकि 28 तो होता नहीं है। 8 अगर अंक जिस अक्षरों की संख्याओं के रूप में प्रयुक्त होते हो तो वो 8 और 18 तक ही होते हैं, 28 तो होते नहीं, क्योंकि टोटल 26 अक्षर हैं। अब 18 जिसमें होता है उसमें भी 8 बना हुआ देख सकते हैं आप। आर अक्षर में भी 8 होता है, ये है आपका आर, इसी का नंबर होता है 18 जो हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? आर की बनावट में भी 8 होता है, ये नीचे से बंद कर दीजिए, ये 8 बन जाएगा। कि आर जो अक्षर है उसमें नीचे के हिस्से को बंद कर दीजिए आप, ये आपका 8 बना। और अगर ये 8 बना तो इसका जो नंबर है 8 के रूप में कौन सा देंगे? 18 देंगे। इसी प्रकार से आप अब नंबर देखिए 6 नंबर जिसका होता है वो होता है एफ का। कैसे याद करेंगे एफ का नंबर 6? एफ का नंबर 6 आप याद करोगे ऐसे, नीचे के हिस्से को बंद कर दो। अगर एफ में नीचे के हिस्से को अगर आप बंद कर दोगे तो एफ का नंबर कितना याद हो जाएगा आपको? 6। अगर आप एम की बात करें, एम और डब्ल्यू की बनावट में अंक होता है 3। अगर इनकी बनावट में अंक 3 होता है तो इनके नंबर भी 3 वाले होते हैं, यानी कि 13 और 23। एम और डब्ल्यू में अंक 3 की बनावट थी, तो जिसमें 3 होता है वही क्रम संख्या इनको मिली हुई है। अब अगर मैं आपसे और याद करने में अक्षर के बनावट का प्रयोग करूं
तो अक्षर की बनावट में आप याद कर सकते हैं जी को भी। यह आपका जी होता है। जी जब आप बनाते हैं तो जी में आपका नीचे की तरफ इसका नंबर बन जाता है 7। तो जी का जो नंबर है वो आप याद रखेंगे 7 को। आई अक्षर का मैं आपको नंबर 9 याद कराता हूं, जो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। आई जो अक्षर है उसे ऐसे भी लिखते हैं, तो आई को तो ऐसे भी लिखा जाता है। और आई को अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ये अंक में पढ़ा जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा? 9 पढ़ा जाएगा। 9 के बाद दोबारा 9 आता है 19 संख्या के रूप में, और ये आता है एस के लिए। एस से 9 दिखाई देना चाहिए, आप केवल इसको बंद कर दीजिए। बंद करते ही आपका जो 9 है 19 एस के रूप में आप पहचान सकते हैं, क्योंकि एस को बंद करने पे क्या बना? 9 बना। 9 से नंबर क्या निकल सकता है लिंक में? 19 बन सकता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक काम करता हूं, बहुत सारे अक्षर तो मैंने आपको इस तरीके से बताए हैं, मैं अब आपको पूरी वर्णमाला याद कराता हूं। शुरू के क्या होते हैं, देखो, ए का नंबर, बी का नंबर, सी का या डी तक तो हमें याद होते हैं, या लास्ट का हम बात करें एक्स वाई जेड तक हमें याद होते हैं। शुरू के 3 4 और लास्ट के तो हमें याद होते हैं। बाकी के जितने भी अक्षर हैं उन सबको मैं आपको याद करा देता हूं। आपको देखो, अक्षर अगर हम ई की बात करें तो ई जो अक्षर है आपके वो ये होता है। अब ई अक्षर में यदि आपको इसका नंबर 5 याद करना है तो कैसे करेंगे आप? बड़ा आसान है। ई में अगर आपको 5 याद करना है तो आप इस वाली लाइन में हटा करके अगर इस लाइन को इधर बना दें आप, तो ई का जो नंबर है वो कितना बन गया? 5। ई अक्षर आपके ये होता है। अगर ये लाइन यहां से हटा करके हम, और ये लाइन अगर हम यहां बना दें, तो ये लाइन यहां से हटते ही ई का नंबर क्या शो हो गया इसके अंदर? 5 शो हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं एफ की बात करूं, एफ से एफ का नंबर 6, ये लो 6 बन गया। ई एफ हो गए। अब जी पे हो। जी जब आप बनाते हो तो जी में ये नीचे जी का नंबर कितना बन जाता है? 7 बन जाता है। एच पर आओ। एच का नंबर 8 कैसे याद करोगे? ऊपर व नीचे के खुले भाग को बंद कर दो तो एच का जो नंबर है वो कितना याद हो जाएगा? 8। आई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, आई आप ऐसे भी बनाते हैं, और इस तरह की बनावट आई के किस नंबर को शो करती है? 9 को। इसके बाद आपको मैं जे का याद कराता हूं। मोबाइल ऑपरेटर कंपनी जियो, इस जियो से आप याद कर सकते हैं इसके नंबर, जे के नंबर को। जियो में आप यदि जे का नंबर देखेंगे तो जे का नंबर आपको कितना याद हो जाएगा? 10। जब जियो लिखते हैं तो जे 10 लिखते हैं, और जे 10 लिखते हैं जियो में, तो जे का नंबर कितना याद हो गया? 10 याद हो गया। जे के बाद के अक्षर कैसे याद करना है? के को देखो, के बनता है 2 लाइनों से, एक लाइन, और दूसरी लाइन से कैसे बनता है के का नंबर 11 याद कराऊंगा मैं आपको। इन 2 लाइनों से के कैसे बनता है? देखो, ये वाली जो लाइन है, फिर इस वाली लाइन को आधा आधा बांट करके इस तरीके से के बनाया जाता है। के बनता है 2 लाइनों से मिलके, तो के का नंबर कितना हुआ? 11। इसके बाद एल की बारी। एल का नंबर होता है 12। एल के नंबर 12 को कैसे याद करें? एल के नंबर 12 को आप याद करेंगे ऐसे कि एल में अगर ऊपर की तरफ एक ऐसा टर्न देख लें अपन, तो एल का नंबर कितना याद कर सकते हैं? 12। एल का नंबर 12। एल के बाद एम का नंबर कितना याद किया था आपने? 13। किस हिंट से? इसकी बनावट मैच करती है 3 से। इसके बाद एन का भी मैं आपको याद करा दूं। एन अक्षर जो है इसका नंबर हम याद करेंगे 14। 4 नंबर अगर हिंट मिल जाए एन में तो हम ये कर सकते हैं। आप अगर रोमन नंबर में देखें ना, तो रोमन नंबर में 4 ऐसे बनता है आपके, बनता है ना 4 ऐसे। अगर रोमन नंबर में 4 ऐसे बनता है तो क्या इसके अंदर एन नहीं दिख रहा आपको? रोमन नंबर का जो 4 लिखते हैं वो होता है एन की तरह ही।
और अगर 4 n की तरह है तो फिर n का नंबर 4 वाला यानी कि कितना याद रख लेंगे आप? 14। और आगे बढ़ते हैं, देखो ओ का नंबर। ओ का नंबर 15 याद करेंगे हम। कैसे याद करेंगे? मगर ओ से ऑन शब्द, एन जो अक्षर होता है ना, अगर आप इसको घुमा दें तो घुमाने पे ये इस तरीके से बनता है, जिसको पलटने पर ये दिखाई देता है 5 की तरह। अगर ऑन अक्षर में एन अक्षर से 5 को आप देख पा रहे हैं तो इस ऑन अक्षर में एन से अगर 5 देख पा रहे हैं तो ओ का नंबर एन के हिंट से 5 वाला यानी कितना याद रख सकते हैं अपन? 15। हालांकि ये ट्रिक थोड़ी सी कम बेटर है, जैसे ओ का या एल का मॉडिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है, मगर काफी चीजें, काफी अक्षर तो ऐसे हैं जो बहुत जल्दी याद होंगे। और मैं कहता हूं ठीक है, अगर हमारे पास में कुछ 2-3 अक्षर को छोड़ के बाकी हमें याद हो जाते हैं तो 2-3 अक्षर याद करने में हमें दिन नहीं, मात्र कुछ मिनट लगेंगे, अगर उसे हम सीधे सीधे भी 2-4 बार लिख के याद कर लें। तो जो ट्रिक्स अपने को ठीक लगती है ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ मैं मानता हूं कि ज्यादा मॉडिफिकेशन हुई होगी, मगर मैं आपको जितने भी अक्षर हैं लगातार सबके नंबर याद करा रहा हूं मैं आपको। अब ओ के बाद पी का नंबर 16 याद करेंगे हम। 16 नंबर के लिए 6 याद मैं आपको करा देता हूं ऐसे। पी को नीचे पलट दो तो ये बनेगा 6, और पी को पलटने से 6 होता है, तो 6 से हिंट मिलकर के पी का नंबर कितना याद कर लेंगे हम? 16। क्यू का नंबर 17। क्यू का नंबर यदि 17 याद करना है तो मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा कि ये जो नीचे की लाइन है, इससे ये अगर आप मिला करके देखें तो जो क्यू हम लिखते हैं ना, उस क्यू में 7 भी होता है, ये 7। अगर क्यू की ये नीचे की लाइन 7 का एहसास करा दे तो फिर क्यू का नंबर कितना याद कर सकते हो आप? 17। क्यू का 17। इसके बाद में आर का नंबर हमने याद किया ही था। आर में 18 कैसे याद किया था, दोबारा याद दिला दूं। नीचे वाले खुले भाग को बंद कर दो तो आर का कितना याद हो जाएगा? 18। एस का नंबर 19 कैसे याद किया था? एस में ऊपर वाले भाग को बंद कर दो ये, तो एस का ऊपर का भाग बंद कर दें तो ये 9 बनता है, और 9 बनता है तो एस के लिए कितना नंबर याद कर सकते हो आप? 19। टी का कैसे याद करें? टी का तो बड़ा आसान है, टी से 20। टी 20, तो टी का नंबर कितना याद कर लोगे आप? 20 यानी कि 20। यू का नंबर 21 याद कराना है मुझे आपको। यू अक्षर का अगर स्मॉल यू लिखूं मैं अगर इसमें, तो इस तरीके से लिखते हैं स्मॉल यू। अगर स्मॉल यू अगर हम लिखते हैं तो 21 नंबर ऐसे याद होगा इसके अंदर कि अगर मैं इसमें यहां इसको इस तरीके से बांट के देखूं अगर, तो आप देखेंगे 2 और 1, 21 के रूप में ये दिखाई देगा। यू अक्षर जब आप स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हैं और आप अगर इसमें गैप करके इसे अगर ऐसे देखें तो आपके ये दिखाई देता है 21 के रूप में। काफी कुछ मिलता है इसके अंदर। यू का आप याद रखें 21। वी का 22 याद हम करेंगे। वी फॉर विक्ट्री होता है। विक्ट्री का साइन कैसे होता है? विक्ट्री का साइन होता है ऐसा, डबल। डबल फिंगर को जब हम इस तरीके से वी के रूप में शो करते हैं तो वी विक्ट्री, और डबल फिंगर है तो डबल अगर 2 लिख दें तो वी का नंबर हम कितना याद कर सकते हैं? 22। डब्लू का नंबर 23 याद किया ही था हमने, क्योंकि डब्लू में 3 की बनावट है, तो 3 वाला यानी कि 23 दे दिया हमने। इसके बाद में अगर हम डब्लू के बाद एक्स की बात कर लें, अगर वैसे एक्स का नंबर क्योंकि लास्ट में तो याद हो जाता है, मगर एक्स में अगर इस वाले को मिला दें तो आप देखेंगे एक्स में अगर इस तरीके से इसको अगर देखें अपन, ये एक्स है, यूं देखें तो ये दिखाई देता है 4, और 4 दिखाई देता है तो फिर एक्स का नंबर कितना याद कर लेंगे? 24। देखो मैंने आपको मिडिल के जितने भी हैं ई से एक्स तक सबके नंबर याद कराए। कुछ के हो सकते हैं बिल्कुल
सटीक बैठ रहे हैं और कुछ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज्यादा हो गया हो, मगर फिर भी ये हेल्प जरूर करते हैं। एम, डब्ल्यू, जी, ई, एच, आई दिखने पर इनकी बनावट से जब इनकी संख्या क्रम को पहचानते हैं तो ये आसान होता है। इसके बाद में अब आपको मैं याद कराऊंगा विलोम अक्षर। विलोम अक्षर आपको सीधे याद होने चाहिए कि अगर ए है तो ए का विलोम जेड, ये आपको याद रहता है वैसे, क्योंकि ए वर्णमाला का पहला है तो जेड अंतिम है। ऐसे ही जे वर्णमाला में 10वें नंबर का अक्षर है, अगर जेड से स्टार्ट करके 10वां गिने तो फिर जे का विलोम क्या होना चाहिए, या आप बताएं। तो जे का विलोम क्या होना चाहिए, क्यू। ये होता है अंत से 10वां। बी स्टार्टिंग से सेकंड है तो वाई लास्ट से सेकंड है। आपको अक्षर के विलोम आपस में याद होने चाहिए, कई बार इसी चीज को बेस बना के और आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो विलोम अक्षर हैं वो आपको याद होने चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हो कि जिन दो अक्षरों की संख्याओं को अगर जोड़ दें तो जोड़ आना चाहिए 27। जिन दो अक्षरों की संख्याओं का जोड़ 27 होता है वो होते हैं विलोम अक्षर। मगर जब आपको डायरेक्टली बताना हो कि जे का क्यू होता है, के का पी होता है, ई का वी होता है, तो ये डायरेक्ट याद होंगे तभी आप कर सकते हैं। ये जोड़ने वाले तरीके से नहीं होगा। जोड़ने वाला तरीका तब काम करता है जब आपसे कोई पूछे कि के अक्षर का विलोम क्या है, तो आप क्या करेंगे कि 27 में से के का नंबर 11 आप घटाएंगे और आप बोलेंगे 16, यानी कि पी आंसर। मगर ऐसा तो कभी पूछा नहीं जाता। हमें तो डायरेक्ट दे दिया कि राम का जो कोड है आर ए एम का कोड दे दिया, जिसमें आर का जो विलोम है वो आई लिख दिया, ए का विलोम जेड लिख दिया, एम का विलोम एन लिख दिया। अब आपको एक क्लिक होना चाहिए आर आई, कि भाई ये वर्णमाला में दोनों एक विशेषता रखते हैं विलोम की। सीधे याद हो आर आई, जैसे ए जेड सबको याद होता है, मगर क्या मध्य के अक्षर भी हमें याद होते हैं क्या, कि एन का एम ही है, ओ का एल ही है, या यू है तो उसका एफ ही है। ये विलोम भी हमें तुरंत याद होने चाहिए। अब ये तुरंत याद कैसे होंगे, तो इसको भी मैं आपको एक टेक्निक से याद करा देता हूं। आपको हम क्या करेंगे, किसी भी दो अक्षरों के शब्द को हमें याद करना है जो विलोम है, तो हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे। हम जैसे प्रारंभ से 7वां अक्षर होता है जी, अंत से जब 7वां गिनते हो जेड की साइड से तो होता है 7वें नंबर पे टी। आपको जी और टी याद करना है, तो हमने कहा भाई एक फेमस बिल्डिंग है जीटी, गौरव टावर, तो हमने कहा गौरव टावर याद रखेंगे तो जीटी याद रखेंगे, तो जी और टी जो विलोम है वो अपने आप याद हो गए। तो हम क्या करेंगे कि हर दो अक्षरों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे जो एक फेमस वर्ड होगा, और उस फेमस वर्ड में वो दोनों अक्षर एक साथ विलोम के होंगे, तो शब्द के साथ वो दोनों अक्षर भी हमें याद होंगे। अब ये दोनों अक्षरों को शब्द के साथ हम याद तो करेंगे, मगर और थोड़ा बढ़िया तरीके से मैं आपको याद कराता हूं। इसके अंदर यहां पे हम क्या करेंगे कि इनको याद करने के लिए हम ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, से जितने भी इसमें 13 शब्द बनेंगे, उन 13 शब्दों को भी कहानी के रूप में जोड़ते हुए और फिर इनको याद करेंगे। ए और जेड हमें याद होता है, मगर क्योंकि हम कहानी के रूप में एक एक शब्द को इस्तेमाल करके पूरे शब्दों को याद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ए और जेड का इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं कि हम ए का विलोम जेड है, तो इसको याद करने के लिए हम कह रहे हैं कि अजहर शब्द से हम ए और जेड को याद करेंगे। अजहर नाम के लड़के की हम कहानी की बात करेंगे, और कहानी में अब आगे बढ़ते हैं बी वाई शब्द को याद करने के लिए, और बी और वाई को याद करने के लिए हमने शब्द जो चुना है वो चुना है बॉय। अजहर नाम के लड़के की कहानी हम कह रहे हैं जब वो 15 साल का एक बॉय था। एजेड याद किया, बी वाई बॉय याद किया, अब इसके बाद याद करेंगे सी और एक्स को। जब ये 15-16 साल का लड़का था, बॉय था, तब इसने यामा कंपनी की एक मोटरसाइकिल खरीदी थी जिसका मॉडल आता है क्रक्स। क्रक्स में सी और एक्स हम याद कर लेंगे इसमें हम, क्योंकि हमारा टारगेट तो वही है कि सी और एक्स को याद करना, बी और वाई को याद करना, डी डब्ल्यू को याद करना। अब इसने यामा कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदी थी
उसके बाद वो दूध वाला शब्द कैसे याद करवाएगा हमें, तो हम इसमें ये कहेंगे कि इसने जो मोटरसाइकिल खरीदी थी उससे ये काम धंधा जो किया करता था वो ये किया करता था, ये था दूध वाला। तो क्रक्स मोटरसाइकिल के बाद में हमने दूध वाला, क्योंकि डी और डब्ल्यू हमें याद करने थे, तो दूध वाला था ये। अब ये दूध जो है बेचा करता था इवनिंग में। इवनिंग में क्यों, मॉर्निंग में क्यों नहीं, क्योंकि ई वी याद हमें करने, ई और वी को। तो हमने कहा दूध वाला ये था, इवनिंग में दूध बेचा करता था, और दूध बेचा करता था ये फादर अंकल के साथ में। फादर अंकल के साथ ही क्यों, मदर आंट के साथ क्यों नहीं, क्योंकि फादर अंकल के साथ बेचेगा तभी तो हमें एफ और यू याद होगा। हमें जो शब्द याद करने हैं उन्हें ही हम लगातार इन्हें जोड़ रहे हैं। हम फादर अंकल के साथ में ये कहां बेचा करता था, तो जगह जीटी, क्योंकि इससे जी और टी हमें याद होंगे। जीटी में बेचा करता था। अब इसके पढ़ाई की बात कर लेते हैं। ये पढ़ाई कर रहा था हायर सेकेंडरी की, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहा था। तो इसमें कौन से दो अक्षर याद करने को मिलेंगे, एच और एस। हायर सेकेंडरी की ये पढ़ाई कर रहा था, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहा था। तो इसके बाद इसकी जॉब लगी। अब इसकी जॉब लगी तो जॉब कौन से डिपार्टमेंट में लगी, इंडियन रेलवे में लगी। इंडियन रेलवे में इसकी जॉब लगी। अब जॉब लगने के बाद में अब आती है शादी संबंध की बात। जब शादी संबंध की बात आई तो रेलवे में इसकी नौकरी लगी, मगर इसके जो ख्वाब थे वो काफी बड़े। इसने कहा कि अब जो है, क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, मैं एक बड़ा आदमी हो गया हूं, तो मेरी शादी होगी तो जयपुर क्वीन से ही होगी। जयपुर क्वीन, जे और क्यू को याद करना है। जब इस मैन ने इतनी बड़ी बात सोची तो फिर इस मैन को जयपुर क्वीन से इसने जो है शादी करने की सोची। मन ही मन लव करने लगा ये। लव, एल ओ को इसमें याद कर रहे हैं अपन। लव इसने किया तो फिर ये जो मैन है, एम एन, इस मैन को लास्ट में इसकी सजा मिली। और इसकी सजा इसको क्या मिली, इसके अंदर काला पानी की इसको सजा दी गई। तो कहानी के अंदर हमने सभी शब्दों को जोड़ा, काला पानी तक जोड़ने के लिए इस व्यक्ति के बारे में, अजहर के बारे में हमने पूरी रूपरेखा बनाई, पूरी कहानी बनाई। कहानी को इस बार रिपीट हम करेंगे शब्द को याद रखते हुए। देखो, सबसे पहले इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ए जेड याद करने के लिए, ए जेड याद करने के लिए अजहर। अजहर नाम का ये व्यक्ति था, 15-16 साल का बॉय। उससे याद किया कि हमने बी और वाई को याद किया। 15-16 साल का बॉय था तब इसने कौन सी मोटरसाइकिल खरीदी, यामा की क्रक्स। क्रक्स में क्या याद होगा, सी और एक्स। मोटरसाइकिल खरीद करके इसने क्या किया, दूध वाला था ये, दूध बेचा इसने। दूध वाला, डी और डब्ल्यू इससे हमें याद होंगे। दूध वाला के बाद में कब दूध बेचता था, इवनिंग में, इससे क्या याद होगा, ई और वी। इवनिंग में दूध किन के साथ बेचता था, फादर अंकल के साथ में। फादर अंकल के साथ दूध कहां बेचता था, जीटी में, जी और टी याद हो गए। पढ़ाई इसकी कहां पे चल रही थी, हायर सेकेंडरी में। हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स आने के बाद में इसकी नौकरी कहां लगी, इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में नौकरी लगने के बाद में इसके ख्वाब बढ़े। ख्वाब बढ़ने के बाद में इसने कहा शादी किससे करूंगा, जयपुर क्वीन से ही करूंगा। मनी मन इसके सपने बढ़ते गए, मनी मन ये लव करने लगा। इस तरीके से इसका जो अंजाम इस मैन का फिर लास्ट में हुआ, इसको सजा मिली। और इस मैन को लास्ट में सजा कौन सी मिली, काला पानी की। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इसमें हम थोड़ा सा ये भी चेक कर लें कि हमें इसमें कितनी चीजें याद हुई हैं और कितनी चीजें याद नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे तैयार रहिए। मैं यहां पर आपसे जो भी कोडिंग रिकॉर्डिंग की बेसिक चीजें हैं उन पर पूछने वाला हूं, और मुझे तुरंत इसमें जवाब चाहिए। टाइमिंग नहीं लूंगा मैं। जो भी कमेंट बॉक्स पे आप तुरंत नाम बताओगे केवल वही बताऊंगा मैं।
कोडिंग डिकोडिंग में आज जो हमने पढ़ा चैप्टर तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक दो चीजें इसकी, एक तो लेटर के नंबर आपको तुरंत याद हो। तुरंत का मतलब है कि ई का 5 है, एल का 12 है, टी का 20 है, आर का 18 है, आई का 9 है, तुरंत बताएं आप, जैसा भी मैं आपसे पूछने वाला हूं। इसी प्रकार से मैं किसी भी अक्षर का विलोम आपसे पूछूं कि जे क्यू जयपुर क्वीन, जीटी ये विलोम है, दूध वाला डीडब्ल्यू विलोम है, मैं आपसे किसी भी अक्षर का विलोम पूछूंगा आपको मुझे तुरंत बताना है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। अब कमेंट बॉक्स पर मैं आपसे यहां पर पूछने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर आप मुझे सबसे पहले नंबर बताएं, फिर बाद में अपन बात करेंगे विलोम किस में। तो यहां पर नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं जी का नंबर कितना याद किया था अपन ने, एक बार वो बताएं मुझे आप। चलो, तो जी का नंबर फटाफट सभी ने बता दिया है, सोनू, अक्षय, यवंश, सभी इसके अंदर 7 बता रहे हैं। चलो, बहुत तेजी से जो है मेरे पास इसमें आ रहे हैं 7, सुषमा, मनीष और राकेश, छुट्टन लाल, अजय, राजेश प्रजापत। चलो, सभी ने फटाफट 7 बताया। अब आप मुझे फटाफट से ये बताएं कि ये जो जी अक्षर है, इस जी का विलोम अक्षर कौन सा याद किया आपने, ये बताएं मुझे तुरंत, जी का विलोम कौन सा लेटर होता है, जी का विलोम क्या होगा। मनीष ने दे दिया है कि जी का विलोम टी होगा। अक्षय, सोनू, सुभाष, हरकेश, दिनेश, राजेश, परवेश, हरकेश। चलो, बहुत फटाफट फटाफट सभी के इसमें टी इसमें आ रहे हैं। अब आप मुझे नंबर बताएं कि आपने जे जो अक्षर था इसका नंबर कितना याद किया था और किस शब्द से याद किया था, एक बार यही बता देना मुझे कि जे का आपने जो नंबर याद किया वो किस शब्द से याद किया है। जियो जे का मुझे बताएं इसके अंदर आप। जे का 10 10 10 किस शब्द से याद किया था इसको अपन ने। बिल्कुल, जियो शब्द से हमने इसको याद किया था। जियो शब्द से हमने जे का जो नंबर है वो 10 याद किया था। अब मुझे ये बताएं कि जे का जो विलोम अक्षर है वो कौन सा है, जे का विलोम अक्षर कौन सा है ये मुझे बताएं, और किस शब्द से याद किया था वो भी बता दे तो बहुत बढ़िया है कि आपको क्या शब्द याद हुआ या नहीं हुआ। जयपुर क्वीन, जे क्यू विलोम है, जयपुर क्वीन है। चलो ठीक है, बता रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट जयपुर क्वीन है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जो अक्षरों के नंबर हैं मैंने ई से लेकर एक्स तक सारे याद कराए हैं। वीडियो को आप एक बार रिपीटेशन पे देख लें, मैं कहता हूं केवल आप देख भी लेंगे तो जो कोडिंग डिकोडिंग का ये बेसिक है ये आपके क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक बार रिपीट देख लीजिएगा। रिपीट देखने के बाद में आप एक बार ट्राई कीजिएगा कि क्या कोई भी अक्षर सोचने में क्या उसका नंबर आप बता पा रहे हैं क्या, कि जे आपने सोचा, जियो दिमाग में आया और 10 आपने बता दिया हो, एम आपके दिमाग में आया, 3 की डिजाइन देख के 13 आपने बता दिया हो, जी आपने देखा, जी का विलोम टी आपको तुरंत याद आ गया हो। अगर इस तरीके से आपको याद आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो हमने यहां पर टेक्निक को पढ़ा है वो चीज हमें तुरंत याद हो गई। और अगर इतनी जल्दी हमें ये चीज याद हो जाए तो फिर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जब हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे कल स्टार्ट होंगे अब, तो वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से अमल कर पाएंगे। तो आज तो इसके अंदर हम बेसिक पार्ट पर ही इसको खत्म करते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में।